welcome to Easy Tuition Classes, and this is your fifth video of chapter first. And in this video we are going to study about levels of management and coordination. But before starting my video, I want to say sorry because in the previous video I said I will cover nature of management and as well as the levels of management, but I covered only नेचर ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था एक्सप्लेनेशन. सो आई डिसाइड आई विल कवर levels of management and coordination in my next video. So in this video we are going to cover levels of management and as well as coordination. So as you can see, I have already drawn one hierarchy, and this is called levels of management hierarchy, and we will start from top level. So what is level of management? As we know कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग काम करते हैं और वो सिर्फ काम करते हैं, एंड देयर इज़ अ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, राइट? सो everybody is assigned with some responsibility and authority. सबके पास कुछ ना कुछ काम होता है, सबके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी होती है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. एंड दिस हायरार्की डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल and lower level. It is also called supervisory level and operation level. So first of all we discuss what is the top level management. So student, top level management is basically strategic management, जिसका काम होता है सारी strategies को बनाना. So as you can see, they are the senior most एग्जीक्यूटिव्स. सो टॉप लेवल में हमारे जितने भी टॉप मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इसी लेवल से रिलेट करते हैं. सो हम देखते हैं इसमें किस तरह के ऑफिसर्स होते हैं. सच एज CEO. द फुल फॉर्म ऑफ CEO इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. CFO Chief Finance Officer, Managing Director, Chairman, President and Vice President. Whatever name they are, so basically the top management is who make all the strategic decision. They make the planning, they set the goal and vision for their organization, right? The main thing is planning, and that done at the top level. They basically set an aim, और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी पॉलिसीज़ सेट होती है हमारी टॉप लेवल में. Then comes the middle management, and it is also called the middle level. They are divisional heads. इसमें बहुत सारे मैनेजर आते हैं, सीनियर मैनेजर आते हैं, और वो अलग अलग डिविजनल में डिवाइडेड होते हैं. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर विल लुक आफ्टर द production, and finance manager will manage the finance part. HR manager will look after staffing and selection. Operating manager see the operations, and the regional manager are basically हम उनको एक एरिया डिफाइन कर देते हैं, जैसे ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन एंड साउथ रीजन, एंड देन वो उस रीजन को मैनेज करते हैं और इसीलिए उनको हम बोलते हैं रीजनल मैनेजर. So that is our middle level. And now see the last level, which is lower level, and it is also called the supervisory and operation level. They are the basically at the lower level in this hierarchy. और इसमें वर्कर से काम करवाया जाता है और उनको सुपरवाइज़ भी किया जाता है और उनका ध्यान भी रखा जाता है. सो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, जैसे सुपरवाइज़र्स, फोरमैन, क्लर्क एंड सुपरिटेंडेंट. सो अभी हमने पढ़ा टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशन लेवल, लोअर लेवल एंड द सुपरवाइजरी
लेवल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों लेवल होते ही हैं। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे टॉप लेवल। एंड इन टॉप लेवल वी आर गोइंग टू कवर अवर फर्स्ट पॉइंट विच इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टॉप लेवल में हमारे ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। टॉप लेवल में हमारा जो भी एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे वहाँ पर सेट करते हैं और टॉप लेवल उसे सेट करते हैं, बाकी मिडिल और लोअर उस पर वर्क करते हैं। सो आवर सेकेंड पॉइंट इज़ फ्रेमिंग पॉलिसीज़। येस, टॉप लेवल जितनी भी पॉलिसीज़ होती है उनको फ्रेम करती है, किस तरीके से वर्क करना है, क्या वर्क करना है, उनकी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज़ असेंबलिंग रिसोर्सेज। यस, टॉप लेवल रिसोर्सेज को असेंबल करती है और फिर ये बताती है कि इन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है और यूज़ करते हुए उन्हें किस तरीके से अपने काम को करना है। नाउ अवर फोर्थ पॉइंट इज़ वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, टॉप लेवल के शोल्डर्स पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेलफेयर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है कि नहीं कर रही है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ मिडिल लेवल। So our first point in middle level is interpretation of policies। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अपने डिपार्टमेंट के खुद ही बॉस होते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़, मतलब जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ बनाई है उनको मिडिल लेवल वाले इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको समझाते हैं लोअर लेवल वालों को और मिडिल लेवल में भी। उनका क्या काम है? टॉप लेवल का काम है पॉलिसीज़ बनाना और मिडिल लेवल का काम है उन पॉलिसीज़ को समझाना, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। यस, मिडिल लेवल अपने लेवल के जितने भी रिक्रूटमेंट हैं वो खुद ही करती है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। येस, इनके जितने भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको ये खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। आवर लास्ट पॉइंट इज़ कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। येस, दैट इज़ द very important and the most important point, cooperation with other department। yes, बिज़नेस इतना ज़्यादा ह्यूज होता है, उसके डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं। हमारा कनेक्शन जो है वो एक तरीके से टूट जाता है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है और किस डिपार्टमेंट में क्या नहीं हो रहा है इसका पता नहीं चल पाता। जैसे सेल्स में सेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, बट अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम एक जो ऑर्गेनाइजेशन का सेट गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। किसी भी बिज़नेस में कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डिपार्टमेंट्स में अपनी ट्यूनिंग बनानी होती है, हमें देखना होता है कि सेल्स में अगर डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया है तो उससे हमारे प्रोडक्शन पर कोई असर तो नहीं होगा, हमारे फाइनेंस पे कोई असर तो नहीं होगा, और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने प्रोडक्शन के लिए बोल दिया है तो क्या उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ बहुत ईजिली और स्मूथली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ cooperation। Cooperation with other department is a very important point and a very important function of middle management। ये cooperate करते हैं, कभी कभी ये cooperate करते हैं lower management को भी और कभी कभी ये cooperate करते हैं top level को भी। These are the function of middle level। Now see our lower level। लोअर लेवल में क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें जो वर्कर्स के प्रॉब्लम होते हैं उसको लोअर लेवल वाले जो है वो मिडिल लेवल वालों को रिप्रेजेंट करते हैं और मिडिल लेवल वाले उनको टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। नाउ अवर सेकंड पॉइंट इज़ मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। यस, लोअर लेवल में वर्किंग कल्चर को मेंटेन किया जाता है कि वहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, तो
वर्कर्स जो हैं वो मन लगाकर अच्छे से काम कर सकें। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज़ मेंटेनिंग गुड क्वालिटी। यस, वर्कर जो है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, अच्छी है, इसके ऊपर जो लेवल ध्यान देता है वो लेवल होता है लोअर लेवल। नाउ अवर लास्ट पॉइंट इज़ मिनिमाइजिंग वेस्टेज। यस, लोअर लेवल जो है वो वेस्टेज वो मिनिमाइज करता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोअर लेवल। तो अभी हमने कवर किया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और उनके फंक्शंस को। नाउ वी आर गोइंग टू कवर coordination. Yes, coordination is also very important topic in our management, because इससे questions आते रहे हैं और मे बी इनसे questions आएंगे भी. So coordination is a very important point in our management. So see the meaning of coordination: bringing together the activities and resources of the organization and maintaining harmony in them. सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती है, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो एक साथ लेकर आते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के सेट गोल को अचीव करते हैं। साथ ही साथ मेंटेनिंग हार्मनी इन देम। हार्मनी मीन्स सौहार्द, मतलब कि किसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस बात का वो पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मिलजुल कर एक सेट टारगेट को, एक सेट ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव करना और एक हेल्दी वर्किंग कल्चर बनाते हुए, किसी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी ग्रीवांस ना हो और सब मिलजुल कर काम करें, ऐसा एक माहौल बनाता है कोऑर्डिनेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो रिसोर्सेज हो, उनको साथ लेकर आता है और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके हार्मनी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। सो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो हर जगह होती है, चाहे फिर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका घर हो, स्कूल हो, शॉप्स हो। हमें ऑर्गेनाइजेशन में ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर जगह होती है। ओके, सो सी अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछें, चाहे फीचर पूछें, चाहे नेचर पूछें, तीनों के जो आंसर होंगे वो सेम ही होंगे। सो यहाँ भी हमारे पास आपके लिए एक शॉर्टकट है विच इज़ प्राइज्ड। P फॉर परवेसिव फंक्शन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, I for integrates group efforts, C for continuous process, E for ensure unity of action and D for deliberate function. So इसको हम वन बाय वन कवर करेंगे. So first we can see our first point which is pervasive function. एंड pervasive function को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि pervasive का मतलब होता है यूनिवर्सल एंड इट इज़ वाइडली स्प्रेड। ये हर जगह होता है। जैसे अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सब जगह होता है। कोई मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, और ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम साइड करें तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, शॉप हो, इवन अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हो, अगर कोई टीम वर्क कर रहे हो, तो वहाँ तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सो वी कैन से कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन. Now see our next point which is responsibility of manager. Yes, मैनेजमेंट में मैनेजर्स की बहुत ही ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके लेवल्स में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। जैसे कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, और उन सब पर मैनेजर हैं, उन सब के मैनेजर्स हैं। और सपोज दैट कि वो सिर्फ अपने लेवल पे काम करें, उनको नहीं मतलब कि टॉप लेवल पे क्या हो रहा है, उनको नहीं मतलब लोअर लेवल पर क्या हो रहा है, लोअर वाले को नहीं मतलब कि ऊपर क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ही लेवल्स के मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें. नाउ सी अवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इंटीग्रेट्स ग्रुप
गोल। यस, इंटीग्रेट मीन्स होता है सबको यूनाइट करके चलना। ऐसा ना हो कि मिडिल लेवल वाले सिर्फ अपने टारगेट को ही कंप्लीट कर रहे हैं, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोअर लेवल एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और टॉप लेवल वाले वो एक अलग ही लेवल में एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन जो है वो इसमें हेल्प करता है। वो उनके अपने पर्सनल टारगेट के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट की तरफ उन्हें को मोटिवेट करता है, उनके डायरेक्शन को मोल्ड करता है कि सबके अपने लेवल्स पर एक पर्सनल टारगेट्स होते हैं, बट जो मेन टारगेट है वो तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही है। तो वो जो है ना वो इंटीग्रेट करता है सभी लेवल्स के ग्रुप्स को कि हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है। सो मूव टू अवर नेक्स्ट विच इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। येस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज कभी मैनेजमेंट ख़त्म नहीं होगा और मैनेजमेंट कभी जब ख़त्म नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने एक अपना गोल अचीव किया तो वो नेक्स्ट गोल को सेट करता है और फिर वो उसके लिए वर्क करता है। सेम कोऑर्डिनेशन भी वैसे ही करता है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक टारगेट को अचीव किया तो वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो सेट करती है और जब वो उस पर वर्क करती है तो उसे वहाँ भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। सो येस, वी कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है, इसके जो फीचर्स हैं, इसकी ज़रूरत हमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होती है एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस process. Now see our fifth point which is ensure unity of action. अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो हैं वो लोग होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे लोग होते हैं और उनके अपने अलग अलग ही टारगेट होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का अपना अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अलग ही एक टारगेट है, फाइनेंस का अपना एक अलग है कि उसे पैसे मैनेज करने हैं, मार्केट डिपार्टमेंट का अलग है कि उसको मार्केटिंग करनी है। तो सबके एक अलग अलग भी टारगेट होते हैं और इन टारगेट्स को एक साथ लेकर आना यही कोऑर्डिनेशन का काम होता है। जैसे कि टॉप लेवल के पॉलिसीज़ बनाने का काम है और मिडिल लेवल को उसे समझाने का काम है लोअर लेवल को, और उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है उन्हें। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आने को ही हम बोलते हैं ensure unity of action. Now see our last point which is deliberate function. Deliberate function it means it is planned. Yes, coordination जो होता है वो planned होता है, वो जानबूझकर किया जाता है क्योंकि उसे organization के set goal को achieve करना होता है। So we can say it is a deliberate function. ये एक planned है, ये पहले से ही planned है कि उनको किस तरीके से अपने employees को हर level पर उन्हें एक साथ लाकर उनके साथ work करना है, उनको मैनेज करना है। सो येस, इट इज़ कॉल्ड डेलिबरेट फंक्शन. So these are our 6 features, characteristics and nature of organization. In short form we can say prized. Okay, so our next topic which is need and importance of coordination. Yes, it is our last topic of chapter first. So coordination की क्या need है और उसकी क्या importance है मैनेजमेंट में. सो इस रिगार्डिंग हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं विच इज़ साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. येस, जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आपके उतने प्रोडक्शन नहीं है, अभी आप एक ही तरह का प्रोडक्शन कर रहे हो और उतने यूनिट्स आप नहीं बना रहे हो, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है इट मीन्स कि आपको कोऑर्डिनेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है. कोऑर्डिनेशन वहाँ होता है जहाँ 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं. सो जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आपके पास मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके डिपार्टमेंट्स बढ़ते जाएंगे, तो आपको ज़रूरत होगी कोऑर्डिनेशन की, बिकॉज कोऑर्डिनेशन की ही थ्रू आप मिलजुल कर अपने सेट ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव कर पाओगे. सो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? येस, उसकी इम्पोर्टेंस है. उसकी इम्पोर्टेंस तब है जब ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, उनके पास प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होता है, उनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पास लोग ज़्यादा होते हैं, और तब हमें ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की. नाउ सी आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. सो
फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चुका है तो आपने क्या किया कि आपने उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड कर दिया। तो जब आप उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट्स में चेंज करते हो तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है। सपोज दैट जैसे आपने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खोला, एक आपने सेल्स डिपार्टमेंट खोला, तो जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ही उसका फोकस होगा, और सेल्स वाले को सिर्फ उसको अपने जो वो हैं प्रोडक्ट्स उनको बेचने के ऊपर उनका पूरा कंसंट्रेशन होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ पैसे मैनेज करने होंगे, और मार्केट डिपार्टमेंट सिर्फ मार्केट के बारे में ही कंसंट्रेट करेगा। सो इस तरीके से क्या होता है ना कि सब अपने अपने टारगेट्स के बारे में सोचते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर इसमें से एक भी अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा दूसरे डिपार्टमेंट से, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनका अपना ईगो जो है वो क्लैश करेगा। प्रोडक्शन अपने बारे में सोच रहा है, सेल्स अपने बारे में सोच रहा है, मार्केटिंग अपने बारे में सोच रही है, ऑपरेटिंग अपने बारे में सोच रहा है, तो इस तरीके से जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ अवर लास्ट पॉइंट विच इज़ स्पेशलाइजेशन। यस, स्पेशलाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम सीए को रखते हैं तो वो अपनी ही फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट है, वो स्किल्ड है उसमें। हमने लॉयर को रखा है उसके लिए एडवाइस के लिए, हमने आईटी के इंजीनियर को रखा है, तो वो सभी जो है वो अपने अपने फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो, ऐसा लगता नहीं, ऐसा है कि वो अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, बट इसकी वजह से उनके बीच में जो है वो ईगो क्लैश होता है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो राइज होने लगते हैं। सो जो कोऑर्डिनेशन है, तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन मैनेजर जो है वो उनके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करता है। सो कोऑर्डिनेशन की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो एट लास्ट हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उनके फंक्शंस को हमने कवर किया, और कोऑर्डिनेशन को हमने जो है वो कवर किया, और इनके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कवर किया, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस को भी हमने इसमें कवर किया है। बट आपको एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनको बहुत अच्छे से चैप्टर्स को रीड करिए और उसके बाद इन वीडियोस को आप फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।